तो स्टार्ट किया जाए। हाय फ्रेंड्स, देखते हैं एक बार फिर से एक चैप्टर नंबर 1 का है ना, ऑप्टिक्स का है आपका। प्रिज्म में अपवर्तन या विचलन कोण। इसको एग्जाम वगैरह में इसको कई टाइप से देता है, या तो दे देगा आपका प्रिज्म में अपवर्तन याद करिए, या तो देता है कि आप विचलन कोण याद करिए। ठीक है, दोनों टाइप से इसको ले सकता है। इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्रिज्म हमारा होता है, इस प्रिज्म को बनाते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म होता है, और इसमें 3 हमारे पास रेक्टेंगल टाइप के प्रिज्म होते हैं। ये दो हमारे पास ट्रायंगल टाइप के प्रिज्म होंगे और 3 हमारे पास रेक्टेंगल टाइप के प्रिज्म होंगे। इनको आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करके इनको एक हम लोग बड़ा सा प्रिज्म बनाते हैं। तो जो दो ट्रायंगल टाइप के प्रिज्म होते हैं, इनमें जो हमारा जो ये रेक्टेंगल टाइप का होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एवोगृता है और इसके पीछे एक लगाते हैं, एक इसके नीचे लगाते हैं। और नीचे लगाने के बाद लैब वगैरह में इसका प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। और प्रैक्टिकल करने के बाद यहाँ से जो हमारा इफेक्टेड होता है, मतलब सन को देने के बाद या लाइटिंग को देने के बाद, लाइटिंग वाइटिंग को देने के बाद, फिर यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से प्रकाश को उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्णन विक्षेपण। तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं या प्रिज्म से गुजरती हैं, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च लेते हैं, टॉर्च को लेकर के प्रिज्म में अपवर्तन को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक, इसको कैसे मेजर फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं, फॉर अल्टीग्रेड के लिए भी ये आता रहता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक यहां से प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। आपने इससे पीछे तो पढ़ा ही होगा। जैसे ये मेरा यहाँ पे प्रिज्म हमने लिया है, तो लाइटिंग ऑफ सोर्स जहां से भी देना है शुरू करेंगे, तो लाइटिंग ऑफ सोर्स कहां से देंगे, वहां से सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टॉर्च है, लाइटिंग ऑफ सोर्स यहाँ से हम लोग दे रहे हैं। तो लाइटिंग ऑफ सोर्स से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे माध्यम को मेजर कर लेते हैं। तो इसमें माध्यम जब मेजर करेंगे तो माध्यम हमारा होगा N1। यहाँ पे जब चलेंगे तो इसके बाद यहाँ पे माध्यम हमारा बदलेगा, मतलब हम निर्वात से काम शुरू कर रहे हैं। तो निर्वात से चलने के बाद यहाँ पे जब प्रिज्म को रेडी करेंगे, तो प्रिज्म के अंदर जब चलेंगे तो इसको मान लेते हैं माध्यम क्या हमारा है, N2। फिर आगे जैसे यहाँ पे मेजर करेंगे, फिर बाहर को जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो इसमें माध्यम हमारा कौन सा मिलता है, N2 मिलता है। N1 निकलेगा तो सॉरी, फिर यहाँ से क्या मिलेगा हमको, N1 मिलेगा। लाइटिंग ऑफ सोर्स में से जब यदि यहाँ पे हम लोग यदि प्रकाश को रे करते हैं, ऐसे ऐसे देते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं लाइटिंग ऑफ सोर्स, तो जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, आपने इसको बहुत पीछे भी पढ़ चुका होगा, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आके जो किरणें पड़ जाती हैं उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, आके पड़ जाना। तो ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। फिर आने वाली जो किरण होगा, तो हमको पता है कि यदि ये मेरा N1 से किस माध्यम में जा रहा है, N2 में। तो N1 से यदि N2 माध्यम में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी अपवर्तन की घटना के अंतर्गत जब यदि माध्यम बदलते हैं, तो बीच में हमारा अभिलंब काम करता है। बिना अभिलंब को डाले हुए माध्यम चेंज नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि N1 से यदि हम लोग यहाँ पे N2 में जा रहे हैं, तो N1 से N2 में आते समय जो आपतित जो किरण है, इस किरण को जैसे ये यहाँ पे N2 में जाएगी, इससे पहले हम लोग एक अभिलंब को डालते हैं। तो अभिलंब, जहां से अभिलंब को डालते हैं, जिस तल से डालते हैं, उस तल से वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल हमारा ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हुआ ऐसे। हमको पता है, हम यहाँ पे विरल से सघन की बात ना करके थोड़ा सा एक कॉमन सी बात करते हैं ना, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, कि जब N1 से यदि N2 में हम लोग जब जाते हैं, N1 से यदि N2 में आ रहा है, N1 से N2 में, N1 से N2 में, N1 से N2 में, तो जैसे ही ये अभिलंब पड़ेगा, तो अभिलंब जब पड़ा, तो इसका मतलब यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी जा रही थी ऐसे। लेकिन अभिलंब पड़ते ही जो हमारा जो ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से सीधी ना निकल करके अभिलंब इसको डाइवर्ट कर देगा। जब डाइवर्ट कर देगा तो ये बिल्कुल ऐसे जा रही है ऐसे। और आपने भी वो जो पढ़ा होगा मेथड, हाई स्कूल मेथड में, कि विरल से जब यदि सघन में जाते हैं, तो विरल से सघन में जाते समय ये अभिलंब से थोड़ा ठीक है दूर हटता है। अब यहाँ से चलते हैं। फिर चलने के बाद हमने देखा कि जो जाने वाली जो प्रकाश की किरण थी, जो आके यहाँ पे तल पे टकराई, उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण जैसे ही आई और अभिलंब जैसे ही बीच में पड़ा,
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो ये वाला जो कोण हमारा कहलाएगा, इस कोण का हम एक नाम दे देते हैं कोण आई, एंगल आई। जैसे ही डाइवर्ट करी, तो डाइवर्ट करने के बाद यहाँ पे अभिलंब है, तो इसके बीच में भी तो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम देते हैं आर, या R1 नाम दे दो, क्योंकि आगे फिर एक अभिलंब पड़ने वाला है। फिर यहाँ से जब मैंने देखा कि ये सघन है, मतलब N2 है, N2 में से फिर ही जा रहा है कहाँ पे? N1 पे। तो N2 में से N1 पे जा रहा है, तो मैंने बताया कि अपवर्तन की घटना में जब प्रकाश को भेजते हैं तो बिना माध्यम को चेंज किए हुए, बिना अभिलंब को डाले हुए वो प्रकाश हमारे वहां से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं जाएगी। मैंने बीच में क्या किया, यहाँ पे एक और यहाँ से अभिलंब डाला, ये अभिलंब ठीक इसके 90 पे पड़ेगा, ये इसके 90 पे, ऐसे। इसको हमने मान लिया यहाँ से ये R2 ही बनाएगा क्योंकि इसके अंदर ही है। फिर आगे जैसे ये प्रकाश है, तो ये प्रकाश हमारे बिल्कुल ऐसे जा रही थी, ऐसे सीधे, लेकिन ये प्रकाश सीधे न जाकर के यहाँ पर भी हमारी जो लाइट ऑफ अफेक्टिंग होता है, ये इसको डाइवर्ट कर देता है। तो डाइवर्ट करेगा तो बिल्कुल ये ऐसे आएगी। तो जब यदि प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें बाहर को निकल जाती हैं, तो बाहर को निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण को हम लोग ई से दिखाते हैं। हमको पता है कि एंगल हमेशा कहाँ से बनता है सर, तो एंगल हमेशा कहाँ से बनेगा, अभिलंब और ये किरण के बीच में। तो ये वाला पूरा जो एंगल होगा, इस एंगल का हम एक नाम दे देते हैं ई, और इसको कहते हैं निर्गत, निर्गत किरण। इस फिगर को बनाने का मतलब क्या है? प्रिज्म में अपवर्तन ज्ञात करने का मतलब होता है, कभी कभी एग्जाम वगैरह में आता है विचलन कोण से आप क्या समझते हो? तो ये विचलन कोण है, सिंस ये जो एंगल हमारा है, ये एंगल हमारा हो जाएगा लैम्डा, इसको लैम्डा नाम देते हैं, ठीक है। बाय एनसीईआरटी में इसको डीएम बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लैम्डा नाम देते हैं। लैम्डा को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। बात को समझिएगा इसको कि विचलन कोण क्यों बोला गया। विचलन कोण इसलिए बोला गया कि आपतित किरण को जब मैंने प्रिज्म पे डाला, तो ये जाने वाली प्रकाश बिल्कुल सीधे जा रही थी, लेकिन जैसे ही प्रकाश भी सीधे जा रहे थे, तो सीधे न जाकर के वो डाइवर्ट कर गई है। जब डाइवर्ट कर गई है, तो कितने एंगल पे सर डाइवर्ट कर दी गई है, तो उसको हमको यहाँ पे, यानी इसको हमको देखना है कि कितने एंगल पे ये डाइवर्ट कर रही है। तो हमको यहाँ पे डाइवर्टिंग एंगल को देखना है कि हमारा एंगल कितने पे डाइवर्ट है। सीधा ऐसे जा रहा था, ये सीधा ना जाकर के ऐसे ये डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ये डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे यहां से। तो इसके डाइवर्टिंग के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने पे डाइवर्ट कर रहा है। तो ऐसे ना जाकर के ऐसे यहाँ पे घूम चुका है। अब देखते हैं इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, मेथड वही अप्लाई होता है। मैंने बताया कि लाइट रेंज ऑप्टिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हमको तो ये जानना है ट्रायंगल, ठीक है। इंट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में जानना है कि समरूप त्रिभुज कैसा होता है, या समांतर चतुर्भुज के बारे में ये सब जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका डेरिवेशन वगैरह निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे तो ठीक ठाक दिख रहा है, आपतित है, यहाँ से R1 है, ये R2 है, ये E है। चलते हैं हम यहाँ से पॉइंट पे, यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं A है, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ से P है, इस पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मानते हैं Q है, इस पॉइंट को Q है, या यहाँ पे लिखते हैं अच्छा रहेगा Q है, इस पॉइंट को मान लेते हैं N। अब सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए जो हमारा तरीका, उस तरीकों को, अपने रूल्स को अपनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में किसको किसको पकड़ना है, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट एन, पॉइंट क्यू, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है बिल्कुल समांतर चतुर्भुज, ध्यान से देखिए ऐसे, है ना। ओके ओके, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, लिख लो आप। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस एंगल क्यू, शॉर्ट फॉर्म है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। हमें एक चीज तो सर पता है, क्या पता है कि सर जो एंगल पी है और जो एंगल क्यू है, इस दोनों जगह पे हमने लंब को डाला था, तो लंब उसके तल से कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 90। तो इसका मतलब सर यहाँ से एंगल पी की वैल्यू और सर यहाँ से एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 है। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी को 90 रख ही लेते हैं, 90 प्लस एंगल एन प्लस 90, क्योंकि एंगल क्यू भी 90 है, इक्वल्स टू 360।
यहां से फाइंड करेंगे सर तो एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 360 माइनस 180, एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है यार। चलिए यहां तक हो गया। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा विचार करते हैं। जस्ट लाइक टू द फॉर्मूले को लाने के लिए फॉर्मूला हमारा होता है एन इक्वल्स टू साइन लैम्डा मिनिमम, यानी विचलन कोण का मान कम से कम फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक तरीका और अपनाते हैं। क्या यहाँ से हमारा ये चीज ट्रायंगल के फॉर्म में है क्या? यदि मैं देखूं ट्रायंगल पी एंड क्यू में R1 R2 और यहाँ पे पॉइंट एन एंगल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है क्या? त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? या इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 से कोई चीज मैच कर रही है क्या? मैच कर रही है सर। यहाँ पर भी 180 डिग्री है, वहां पर भी 180 डिग्री है, यानी A इक्वल्स टू B, C इक्वल्स टू B, यानी सर B भी हमारा यहाँ पे मैचिंग कर रहा है, तो A इक्वल्स टू C हो सकता है। तो इन दोनों की इक्वेशन को आपस में मिलाएं, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर द मैचिंग ऑफ, देखें तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल N। तो यहां से मैच करेंगे एंगल A प्लस एंगल N। सर यहां से एंगल A एंगल N कैंसिल है सर। R1 प्लस का R2 इक्वल्स टू एंगल, ओके सर मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गए, सॉरी 3 इक्वेशन मिल गए। एक यहाँ भी इक्वेशन रेडी हुआ, एक वो भी इक्वेशन रेडी हुआ, दोनों इक्वेशन से मैंने इस चीज को फाइंड कर लिया। ओके चलते थोड़ा सा आगे। सही है, क्लियर है? इस पॉइंट को नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। था 2 यानी फर्स्ट और 2 से मिलके हमने एक थर्ड को फाइंड कर लिया। थर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। इक्वेशन थर्ड मेरा था एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल A। इक्वेशन मेरा थर्ड था, ये यूज होगा आगे चल के, अभी तक हम यहाँ पे स्टॉप है। अच्छा कुछ चीज देखते हैं कि सर हमें चाहिए क्या? सर हमें चाहिए ये लैम्डा। दिस इज द लैम्डा इज द कॉल्ड ऑफ ए विचलन कोड। तो इस विचलन कोड में हमको इसका मिनिमम मान चाहता है, क्योंकि आपका डेरिवेशन दिया हुआ है। तो मिनिमम मान पे हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये चीज कैसे आ सकती है? बट यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन देखिए, P Q और इस पॉइंट पे हम यहाँ पे मान लेते हैं S। तो P Q S, क्या मेरा ऐसे दिख रहा है क्या? ऐसे दिख रहा है क्या? P Q S, देखिए ये ऐसे है ना? है, बिल्कुल है सर। ठीक, एक चीज देखिएगा, यदि ये यहाँ पे देखें जिससे आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख को, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये एंगल I है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? I होगा। I में से R1 दे दिया है, तो बचा कितना? I माइनस R1, तो ये एंगल हो गया I माइनस R1। फिर से ये पूरा एंगल I है, आपतन कोण I है, ये भी पूरा एंगल I होगा। I में से सर R1 हमको पता है, कितना नहीं सर पता है, I माइनस R1। ओके, यहां से देखें तो इसके बारे में बात करें तो ये पूरा यहां से निर्गत किरण को हम E से दिखाते हैं, तो ये पूरा एंगल सर E है, ये सर पूरा एंगल E है, ये सर पूरा एंगल E है। हमने कहा हाँ ठीक है E है, तो इधर भी सर पूरा एंगल कितना होगा? E होगा। E में से सर हमको R2 तो पता है, कितना सर नहीं पता है? सर हमको E माइनस R2 नहीं पता है। लिख लेते हैं, ये वाला कितना है सर? ये लैम्डा है, इसको हम लिख लेते हैं लैम्डा ऐसा। चलिए, बाय हाई स्कूल मेरा कहता है, या हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहां से सर मेरा एक इक्वेशन निकलता है, I माइनस R1 प्लस का E माइनस R2 इक्वल्स टू लैम्डा। I प्लस का E माइनस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू सर लैम्डा। I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 सर कितना है? सर ये तो एंगल ही तो है, ये एंगल है सर, एंगल है सर, एंगल ही तो है सर, सब एंगल है। तो एंगल R1 प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू एंगल है।
ये वैल्यू किसके इक्वल है सर? एंगल ए की इक्वल है। इक्वल्स टू क्या हो गया सर? लैम्डा आई प्लस ई इक्वल्स टू सर लैम्डा प्लस का एंगल है। इक्वेशन नंबर 3 था ये रेडी सर हुआ इक्वेशन नंबर 4। अब हम केस बनाएंगे थोड़ा सा, सभी इक्वेशन हमारे मिल गए। अब हम केस बनाकर इसको वेरीफाई करते हैं, कहीं पे देखते हैं केस। तो केस को यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं सर। केस फर्स्ट में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। केस फर्स्ट में सर ये कहता है कि सर जो विचलन कोण आपने जो फाइंड किया है, ये विचलन कोण मिनिमम कितना हो सकता है। तो मैंने कहा कि जब ये एंगल ये आई, ध्यान से, एंगल ये आई है, एंगल ये ई है, जैसे सर ये दिख रहा है बिल्कुल सर वैसे सेम ही दिख रहा है। एंगल हमको लैम्डा सर मिला है। यदि सपोज दैट निकलने वाली किरण सर और झुक जाती तो सर ई का मान और बड़ा हो जाता, आई का मान सर छोटा हो जाता, तो लैम्डा का मान और सर बड़ा हो जाता। तो सर कम से कम कितने पे चाहिए? तो कम से कम सर इसका जो फाइंडिंग हमारा है, यानी कम से कम सर कितने पे चाहिए? तो कम से कम सर जो आई की वैल्यू है, जो ई की वैल्यू है, ये दोनों सर इक्वल हो जाएगा, तो लैम्डा मेरा मिनिमम हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से, आई ई इक्वल इक्वल, लैम्डा सर इतना ही तो है। यदि इसको और से झुका देंगे तो और से बड़ा हो जाएगा ना, और बड़ा हो जाएगा तो लैम्डा और मैक्सिमम में चला जाएगा। मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है? तो i इक्वल्स टू ई के वैल्यू पे ये कम से कम मान है। अब यहाँ पे हम इसको पुटिंग कर लेते हैं कि i इक्वल टू ई पे लैम्डा का मान मिनिमम होगा, यानी दिस इज द लैम्डा फॉर द मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम करने के लिए मैंने i का मान e के मान के इक्वल मान लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सर i और e है, हमने कहा i और e में आप दोनों की वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को पुट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द कंडीशन, हमें पता है सर अपवर्तन में जब माध्यम चेंज होता है ना, स्नेल का रूल लगता है। तो स्नेल का रूल में सर साइन i अपॉन साइन r होता है। मैं इसको i के फॉर्म में ही ला देता हूँ। तो यहाँ पे e की वैल्यू को पुट करेंगे सर, इक्वल्स टू i, तो i प्लस i इक्वल्स टू लैम्डा प्लस एंगल ए सर, और i प्लस i इक्वल्स टू 2i इक्वल्स टू लैम्डा सर मिनिमम के लिए मैंने फाइंड किया, मिनिमम प्लस एंगल ए सर। तो i इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो लैम्डा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन में सर कितना हो जाएगा 2। ये सर i की वैल्यू आ गई, i इक्वल्स टू है लैम्डा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन का 2। सर ये लैम्डा मिनिमम क्या? लैम्डा मिनिमम भी विचलन कोण ही तो है, एंगल ए है सर, इसको मैं ऐसे लिख देता है ना, लैम्डा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, एंगल ही तो है। चलते हैं सर केस नंबर 2 में थोड़ा सा देखते हैं। एक चीज हम देख सकते हैं इस ट्रायंगल के बेस पे, इस ट्रायंगल के बेस पे सर इक्वेशन नंबर 3 जो में है कि एंगल r1 प्लस एंगल r2 इक्वल्स टू एंगल ए। तो क्या हम एंगल r1 और एंगल r2 की सर दोनों वैल्यू सेम है क्या? हाँ, दोनों वैल्यू तो इक्वल है सर, दोनों वैल्यू तो सर इक्वल ही है। यहां से ऐसे जा रहा था, इधर इधर सर इक्वल ही तो है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 कहता है कि r1 एंगल r1 इक्वल्स टू एंगल r2 इक्वल्स टू एंगल r की सर मैं इक्वल मान लूं क्या? दोनों वैल्यू सेम है। तो सर यहां से क्या नहीं निकले? तो यहां से सर निकलेगा 2r एंगल 2r एंगल 2r, सही है ना, इक्वल्स टू कितना? एंगल a। तो सर r कितना मिल जाएगा? r इक्वल्स टू सर 2r मैंने माना, तो r इक्वल्स टू सर मिल जाएगा एंगल a बाई 2। ये सर कंडीशन मेरी फिट हो गई। ये केस नंबर सर फर्स्ट हमारा रेडी हुआ। केस नंबर फर्स्ट हमारा सर रेडी हुआ इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 से। चलते हैं सर लास्ट केस क्या होती है। लास्ट केस में हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हम ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, चलते हैं। हमने जो केस बनाया था फर्स्ट वाला, केस फर्स्ट में सर यही तो है। केस फर्स्ट कहता है सर आई की वैल्यू मैंने इतना फाइंड कर लिया, आर की वैल्यू इतना फाइंड कर लिया। चलते हैं, अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के अंतर्गत सर हमें पता है कि अपवर्तन के अंतर्गत एक है रूल्स एक लगता है, ठीक है, उसे कुछ भी कह लो चाचा दादा, वो है स्नेल। तो स्नेल सर हमारे आ गए। स्नेल सर कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या मैंने पहले आपसे मैंने बता भी दिया है पूछने से पहले कि सर n1 और n2 में n1 पहले है तो n1 अपॉन n2 लिख दो ना। लेकिन मैंने बताया कि क्या होता है इंसिडेंट ऑफ रे, जब प्रकाश यदि अंदर जाती तो पहले कहाँ पहुंचती है?
कहाँ से भेजते हैं, कहाँ पहुंचती है, लास्ट पॉइंट को ऊपर लिखते हैं और जहां से चलती है उसको नीचे लिखते हैं। तो सर स्टार्टिंग में जब मैंने N1 से चला तो किसमें पहुंची सर, N2 में पहुंची। तो N2 को पहले पकड़ते हैं, N1 को सर नीचे बाद में पकड़ लेते हैं। अब सर यहाँ से एक कंडीशन अपना देते हैं, सर N1 से जब चला तो निर्वात का माध्यम था, तो वहां पे वायु, और निर्वात की कंडीशन में देखें तो वहां से उसका अपवर्तनांक जो होता है, जो वायु का भी माध्यम भी पकड़ते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है सर, 1 हो जाती है। तो सर यहाँ से कंडीशन इंप्लाइज जब फाइंड करेंगे तो मिलेगा सर sin i अपॉन sin r इक्वल्स टू N2 अपॉन 1। सर N2 एक माध्यम है, N2 में जो प्रकाश को हम भेज रहे हैं तो N2 एक माध्यम है, तो माध्यम को बाइपोक के रीजन से इसको हम लोग दिखा देते हैं कैपिटल N, कैपिटल N। अब सर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैपिटल N इक्वल्स टू sin i अपॉन का sin r, n इक्वल्स साइन का साइन सर आई सर कितना है, मैंने आई पहले फाइंड कर चुका है, आई भी तो एंगल ही है, क्योंकि पहले एंगल ही फाइंड हो रहा था, आपतन कोण एंगल ही है, यहाँ पर आई हमारा एंगल ही है। तो लैम्डा मिनिमम प्लस ए अपॉन का 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं सर लैम्डा मिनिमम प्लस ए और अपॉन कितना सर 2 अपॉन साइन आर, सर साइन मैंने ले लिया और आर की जगह सर क्या रख सकते हैं, मैंने फाइंड कर चुका है एंगल ए अपॉन 2, तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा ए अपॉन 2। This is the formula of a विचलन कोण, वो भी कैसा, मिनिमम। पेपर वगैरह बोर्ड वगैरह में 2 कंडीशन से आते हैं। पहला कंडीशन या तो दे देगा प्रिज्म में अपवर्तन ज्ञात करो, या तो दे देगा कि आप विचलन कोण का मान ज्ञात करो। तो विचलन कोण वगैरह का डेरिवेशन आएगा तो आप ऐसा ही करोगे, प्रिज्म में अपवर्तन आएगा तो वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट डे कल अगले दिन हम लोग न्यूमेरिकल्स का देखेंगे। ओके डन।